हाँ जी, तो अपन जो टॉपिक चल रहा है डेट इज एलोट्रोप। एलोट्रोप में कार्बन के एलोट्रोप सारे फिनिश किए थे, फॉस्फोरस के एलोट्रोप को डिस्कस करना है। फॉस्फोरस के वैसे कई सारे एलोट्रोप हैं, जो तीन मेन एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड एक और बताऊंगा मैं ब्लैक फॉस्फोरस। अभी व्हाइट और रेड फॉस्फोरस के बारे में पहले जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको पढ़ लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो होता है P4। लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, P2 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज P पाई is very weak because the phosphorus size is थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो थर्ड पीरियड का पी पाई बहुत वीक होता है, इस कारण से नहीं बन पाता है और इसलिए P4 की तरह रहता है। P4 में कोई पाई नहीं है। उसी प्रकार से P4 होलेन जो इसका पॉलीमेरिक लगता है उसमें भी कोई पाई नहीं है। P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक पी यहाँ पर, एक पी यहाँ पर और यहाँ पर। इन चारों को एक साथ देखोगे तो टेट्राहेड्रल की तरह नजर आएगा। एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल। डिस्क्रीट का मतलब अलग थलग हुआ। ये दूसरे टेट्राहेड्रल से चिपका हुआ नहीं है, अलग अलग हैं। एक P4 ऐसा है, इसके पास वाला P4 ऐसा है और दोनों आइसोलेटेड हो रखे हैं, इसलिए इसको डिस्क्रीट कहा जाता है। वहां पर है पॉलीमेरिक, इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है। रिएक्टिविटी इसकी हाई है बेटा। इसकी रिएक्टिविटी हाई इसलिए बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे P4 का, तो P4 का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक P यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा बोर्ड के ऊपर यहाँ पर कहीं है। यहाँ एक P यहाँ मान लो, तो इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको इमेजिन हो रहा है वो है P4। अगर आप बोलोगे सर ये चौथा फॉस्फोरस यहाँ नहीं बनाया तो कहाँ बनाए, तो यहाँ बना लो। यहाँ बनाने के बाद आप क्या करो, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बना दो आप, है ना। मतलब ये समझ लो कि ये वाला फॉस्फोरस यहाँ पे लगा हुआ है और इस प्रकार से ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें PP बॉन्डिंग सारी बॉन्डिंग्स बराबर है और सारी बॉन्डिंग्स बराबर होंगी तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। और इक्विलेटरल में एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप बोलोगे सर 60 डिग्री का एंगल है तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ ढंग से सुनना। फॉस्फोरस के सिग्मा कितने हैं बेटा, तो देखोगे तो गिनो 1 2 3 और इसके पास होगा एक लोन पेयर। जिसके पास 3 सिग्मा और एक लोन पेयर उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, तो आंसर है sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर आप बोलेंगे सर इसका sp3 हाइब्रिडेशन है तो एंगल तो 109 होना चाहिए था, तो मेरी भी ये समस्या है, एंगल 109 होना चाहिए था लेकिन है कितना, 60 डिग्री। इस बात को झुटला नहीं सकता कि 60 डिग्री है बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स तो गलत नहीं हो सकती बेटा। तो वो मैथमेटिक्स बताती है कि 60 डिग्री का एंगल अगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल होगा। एंगल इसको चाहिए 109 डिग्री है, 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन आ जाएगा इसके अंदर। एंगल का तनाव जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण का तनाव यानी एंगल का तनाव। एंगल के कारण मॉलिक्यूल स्ट्रेस्ड हो जाता है, अनस्टेबल होने लगता है और इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। इस एंगल स्ट्रेन से फास्फोरस हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और ये कारण है कि फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है परंतु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये कारण है कि इसको पानी में रखना चाहिए। अगर आप हवा में लाओगे तो हवा में ऑक्सीडेशन करने लगेगा, और आपको इसको रोकना है तो इसको पानी में रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, व्हाइट फास्फोरस मस्ट बी स्टोर्ड अंडर वाटर। ये लिमिटेशंस रेड फास्फोरस की नहीं है क्योंकि उसमें रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। एज यू कैन सी हियर मैंने लिखा है रिएक्टिविटी इज हाई। कारण क्या है बेटा, ध्यान रखना, एंगल स्ट्रेन। इसका रीजन है एंगल स्ट्रेन। एनसीईआरटी में क्लियरली बात लिखी हुई है कि व्हाइट फास्फोरस की हाई रिएक्टिविटी का कारण एंगल स्ट्रेन है। ये बात को नोट कर लीजिएगा। टॉक्सिक नेचर हाई है व्हाइट फास्फोरस का टॉक्सिक नेचर इतना हाई है कि जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री में पहले जो फास्फोरस यूज किया गया सबसे पहले वो व्हाइट फास्फोरस था क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव होने के साथ साथ टॉक्सिक भी है, इसलिए उसका यूज वर्ल्ड ओवर बैन हो गया है ना। किसी भी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम व्हाइट फास्फोरस को यूज नहीं करते क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वो हाईली टॉक्सिक देखा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि व्हाइट फास्फोरस हाईली टॉक्सिक है। देयर इज वन डिजीज, आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बायोलॉजी के हैं और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि उस डिजीज से रिलेटेड कौन सा कंपाउंड है वगैरह। तो ध्यान रखना कि इससे जो रिलेटेड डिजीज है उसको बोलते हैं फॉजी जॉ, PHOSSY, फॉजी जॉ। तो फॉजी जॉ इज अ नेम ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द व्हाइट फास्फोरस। ये दांतों में होने वाली एक बीमारी का नाम है जो कि व्हाइट फास्फोरस के कारण होती है ना। ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे टॉक्सिक मैंने लिखा है लो। ये वाले सारे पॉइंट क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। फिर देखते हैं अपीयरेंस, व्हाइट फास्फोरस कैसा लगता है। तो व्हाइट फास्फोरस व्हाइट लगता होगा लेकिन व्हाइट तो कई सारी चीजें, उनमें कैसे लगता है, तो वैक्स जैसा व्हाइट है। वैक्स होता है ना ट्रांसलूसेंट, है ना। वैक्स के आर पार पूरी तरह छिपा हुआ भी नहीं होता है, पूरी तरह आर पार भी नहीं होता है। इट इज नीदर ट्रांसपेरेंट नोर ओपेक।
और बीच वाले को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो वैक्स लाइक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस है अपीयरेंस इसकी, जबकि उसकी है आयरन ग्रे लस्टर। है तो सॉलिड लेकिन उसमें चमक जो होती है उस चमक के रंग को बोलते हैं आयरन ग्रे। आयरन ग्रे लस्टर, आयरन जैसी चमक होने के कारण उसको बोलते हैं आयरन ग्रे लस्टर। ये रेड फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। व्हाइट है वैक्स लाइक ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मैंने देखा है कि ऑफ लेट जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं बेटा उसमें काफी पूछा जा रहा है कि पानी में सॉल्युबिलिटी का क्या है, CH2 में सॉल्युबिलिटी का क्या है। पानी पोलर है, CH2 नॉन पोलर है। पानी पोलर है, लोगों को याद होता है, CH2 नहीं रहता है, तो मैंने यहाँ बना दिया है C डबल बॉन्ड S एंड डबल बॉन्ड S। ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका इधर का डाइपोल मोमेंट इधर के डाइपोल मोमेंट कैंसिल्ड है, म्यू बराबर 0 है और ये नॉन पोलर है। हालांकि मैंने अभी तक डिटेल में आपको डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं पहले से आपको याद करवा दूं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट। लाइक डिसॉल्व्स लाइक के नियम के अनुसार ये पानी जो है वो पोलर को घुलेगा, लेकिन फास्फोरस में बॉन्ड कौन सा है बेटा, PP बॉन्ड है, और PP तो पोलर नहीं है। तो PP बॉन्ड में पोलरिटी नहीं होने के कारण ये मोर ऑफ नॉन पोलर नेचर का है और इस कारण से CH2 में घुलेगा। तो इसके लिए है कि ये CH2 में घुलेगा। यहाँ मैंने लिखा है कि ये यहाँ पे लिखा है कि ये सॉल्युबिलिटी है इसकी, यहाँ पर लिखा है राइट मतलब ये सॉल्युबल है, इसके लिए लिखा है रॉन्ग, इसका मतलब ये इनसॉल्युबल है। कौन इनसॉल्युबल है बेटा, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक की तरह होता है। अगर रेड फॉस्फोरस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर में भी थोड़ी देर बनाऊंगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा ये रेड फॉस्फोरस है। ये 1 2 3 4, एक P4 एक P4 यहां बना दो। इस P4 और इस P4 में हर फॉस्फोरस की वैलेंसी 2 है। इसकी 3 कर दी, इसकी भी 3 कर दी, वर्टिकल वालों की 3 कर दी। अब इसको इन पे आपस में जोड़ दो, इसको इससे आगे, इसको इससे आगे और ऐसे चलते रहने दो। इस होल एन इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर बना दीजिएगा तो होगा रेड फॉस्फोरस। साफ हो रहा है कि रेड फॉस्फोरस के अंदर है ना, रेड फॉस्फोरस के अंदर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है और पॉलीमर कभी भी किसी भी सॉल्वेंट में जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं। यही कारण है कि व्हाइट फॉस्फोरस तो पानी में नहीं CH2 में घुल जाएगा, रेड किसी में नहीं घुलेगा। ना तो पानी में घुलेगा क्योंकि PP बॉन्ड पोलर नहीं है, और दूसरा कि CH2 में भी नहीं घुलेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है और पॉलीमर्स किसी में नहीं घुलते हैं। तो पॉलीमेरिक होने के कारण वो CH2 में नहीं घुलेगा और क्या बोलते हैं नॉन पोलर होने के कारण है ना वो पानी में भी नहीं घुलेगा। कुल मिलाकर वो रेड फॉस्फोरस पानी में और CH2 में किसी में नहीं घुलेगा। व्हाइट फॉस्फोरस पानी में नहीं घुलेगा लेकिन CH2 में घुल जाएगा। यहाँ देखो मैंने क्लियरली लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, व्हाइट वाला किसी में नहीं, रेड व्हाइट वाला जो है पानी में नहीं घुलेगा लेकिन CH2 में व्हाइट घुल जाएगा। CH2 सॉल्वेंट अगर है तो व्हाइट फॉस्फोरस सॉल्युबल है, रेड किसी में सॉल्युबल नहीं है। फिर केमिल्यूमिनेसेंस। ये केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है बेटा, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ग्लो इन डार्क। ग्लो इन डार्क है ना, ग्लो इन डार्क मतलब अंधेरे में चमकने का गुण। अब अंधेरे में चमकने की प्रॉपर्टी कैसे आती है वो सुनिएगा। व्हाइट फॉस्फोरस मैंने लिया, मैंने क्या बोला, व्हाइट फॉस्फोरस मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव, आंसर है मोर रिएक्टिव। अब क्या होगा, व्हाइट फॉस्फोरस जो हवा में लाओगे आप, व्हाइट फॉस्फोरस जब हवा में आएगा तो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, P4O10 बनाएगा जो कि उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, और P4O10 के साथ में बनाने के साथ में एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिव है तो एनर्जी रिलीज करेगा। रिएक्शन को इस प्रकार से होगी, इसको छोटा करते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन ये होगी P4 प्लस O2 से बनेगा P4O10 प्लस HNu। ये HNu है एनर्जी, ये एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में मिलेगी। कई सब्सटेंस होते हैं जो एनर्जी एमिट करते हैं लाइट के फॉर्म में। जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट करेगा वो ग्लो करेगा या ग्लो नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई लाइट देगा तो ग्लो करेगा ना बेटा। तो कब ग्लो करेगा बेटा, अंधेरे में या उजाले में। तो आंसर है अंधेरे में ज्यादा ग्लो करेगा, या यूं कहें अंधेरे में उसका ग्लो इजीली विजिबल होगा, क्योंकि अगर पहले से ही उजाला है तो जो उजाला वाली बात मतलब अगर पहले से सनलाइट है तो फिर वो उसको ठीक है ना, हम उसको अच्छे से देख नहीं पाएंगे, उसकी ग्लो को अच्छे से देख नहीं पाएंगे है ना। दिन के समय में कभी अपन दिवाली के सीजन में फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो कुछ खास मजा नहीं आता है, अंधेरे में मजा आता है क्योंकि उसको एकदम ग्लो करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से व्हाइट फॉस्फोरस भी अंधेरे में ग्लो करेगा है ना, जबकि उजाले में है ना उसका ग्लो वो जलेगा उससे ही उजाले में भी, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगा इजीली। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ग्लो इन डार्क ड्यू टू स्लो एंड स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन इज केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस को दो भागों में तोड़ दो, केमी यानी केमिकल रिएक्शंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट। केमिकल रिएक्शंस के कारण लाइट एमिट करने वाला सब्सटेंस केमिल्यूमिनेसेंस सब्सटेंस होते हैं, और इसी का एग्जांपल जो है वो है व्हाइट फॉस्फोरस। यहाँ मैंने केमिल्यूमिनेसेंस लिखकर व्हाइट पर टिक लगाया जबकि रेड पे रॉन्ग है।
केमिल्यूमिनेसेंस को यहाँ पे केमी और ल्यूमिनेसेंस मैंने कहा दो शब्दों में तोड़ देना, केमी और एक ल्यूमिनेसेंस। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट क्या वो सुनिएगा। पहली बात तो ये कि हमारे कोर्स में व्हाइट और रेड फॉस्फरस है, ब्लैक फॉस्फरस नहीं है। ब्लैक फॉस्फरस की प्रॉपर्टी बस इतनी ध्यान रख लीजिएगा, ब्लैक इज हाईली स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फरस। इतना स्टेबल फॉर्म है उसमें, 6 मेंबर रिंग वगैरह, उसका स्ट्रक्चर भी है ना, वैसे तो उसका आइडियल स्ट्रक्चर कंप्लीटली अननोन है। हाँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह नोन नहीं है ना, तो भी उसका स्ट्रक्चर को देख के कम से कम एक बात का अंदाजा तो लगता है, 6 मेंबर रिंग होने के कारण वो हाईली स्टेबल रहता है। और इस कारण से व्हाइट और रेड को जब भी हीट करते हैं तो वो कोई ना कोई है ना, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक को बीटा की किसी न किसी फॉर्म के अंदर, सॉरी ब्लैक के किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेंगे। तो बोथ व्हाइट एंड रेड फॉस्फरस on heating have a tendency to convert into black, but white being more reactive converts at a lower temperature and that is around 473 Kelvin. As you can see here, मैंने लिखा है white को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए बेटा, 473 केल्विन, जबकि वहां पर चाहिए 803 केल्विन। हो सकता है कि आपको ये टेम्परेचर अच्छे से याद न रहे कि 473 803 कैसे याद रखें, मत याद रखो, कोई बात नहीं है, खास बात नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विच फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस इज गेटिंग कन्वर्टेड एट अ लोअर टेम्परेचर एंड दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस में दोनों में कौन ब्लैक फॉस्फोरस में पहले कन्वर्ट हो रहा है, तो आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, वो इसमें यह आया हुआ है कि थर्मोडायनेमिकली फॉस्फोरस का सबसे स्टेबल एलोट्रोप कौन सा माना गया है, तो आपको जवाब देना है ब्लैक फॉस्फोरस। ध्यान रखना, व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो सबसे कम रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज ब्लैक फॉस्फोरस, इस बात का ध्यान रखें। चलो, फॉस्फोरस के बाद सल्फर में अपन आते हैं। इससे पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, पानी में उसको स्टोर करके रखते हैं। मैंने भी इसमें बता दिया था कि पानी में उसको स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हालांकि वो बात कम से कम 3 या 4 बार आगे और आएगी, लेकिन अभी से मैं आप चाहता हूं कि आप याद कर लें। व्हाइट फॉस्फोरस की जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगती है वो उसका होता है रेस्पॉन्स इन एल्कलाइन मीडियम, यानी एल्कलाइन मीडियम में उसकी रिएक्टिविटी। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, पानी में तो वो रिएक्शन करता नहीं, क्योंकि पानी में तो उसको स्टोर करते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करे, तो पानी में रिएक्शन करता भी है तो इतनी स्लो और नेग्लिजिबल कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक मीडियम हुआ तो वो रिएक्शन कर जाता है। वही मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। आज के बाद मैं जब भी पूछूं बेटा आपसे कि व्हाइट फॉस्फोरस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए कि सर आपने बताया था व्हाइट फॉस्फोरस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन, NaOH के मीडियम के अंदर रिएक्शन, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में होती है रिएक्शन। अगर आप बोलेंगे सर ये इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों, क्योंकि अगर मैंने इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं कॉमन एटमॉस्फेयर ले लिया तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अभी मैंने बताया था, वो केमिल्यूमिनेसेंस वाली रिएक्शन P4O10 बना देगा। अगर आप चाहते हैं, रियली चाहते हैं कि P4O10 है ना नहीं बने, P4O10 नहीं बने मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर है ना कि आप मीडियम में कैसा ले लें, इनर्ट मीडियम ले लें। अगर आपने मीडियम इनर्ट लिया हुआ है और साथ में NaOH लिया हुआ है तो क्या होगा बेटा, फॉस्फोरस रिएक्शन करके क्या बनाता है वो देखो फॉस्फोरस बना लेता है PH3 और 3 मोल्स बनाता है ये NaH2PO2 के, NaH2PO2। अब ये आपका खुद का काम है कि मैंने कुछ लेक्चर पहले NaH2PO2 का नाम बताया था, वो नाम आपको सोचना है ना। इस वीडियो में मैं इसका नाम तो बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट पॉज दबा के है ना, जस्ट एक बार रोक के उस पहले नाम सोचना, फिर देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। बेटा अगर आप जो लेक्चर बोलते बोलते, जैसे मैं कभी बोलता हूँ आपको कि आप पॉज करके, और ये आपके लिए है, ठीक है ना, आप इसको नहीं माने तो कोई बात नहीं, मुझको पता नहीं पड़ेगा, एंड आई विल नेवर नो इन लाइफ कि आपने उस बात को फॉलो किया था कि नहीं किया था। बट आप अगर फॉलो करोगे तो ये आपको ही पता चलेगा कि हाँ नहीं कितने काम की बात है, क्योंकि जो जिस पॉइंट पर हम क्लास में रुकते हैं, जिस पॉइंट पर हम पॉज देके बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, वही वाली बात अगर आपको रिकॉर्डिंग सेशंस के थ्रू ऑनलाइन के अंदर अगर आपको करनी है तो उसका तरीका यही है कि जहाँ कहा जा रहा है वहां पर पॉज कर दो, उसको ईमानदारी से खुद निकालो उसका आंसर, और फिर जैसे क्लास में आंसर देते हैं वो दो, फिर देखो कि आपका सही है या गलत है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, तो आपको ऐसा कोई कुछ नहीं है कि वो क्या सोचेगा कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा,
ठीक है ना, मेरे को आता नहीं है, नहीं आता है, वो आपको पता पड़ेगा। तो अब अपने को है ना सेल्फ एस्टिमेशन का ये बेस्ट तरीका है ना, कि हमारे को खुद को ही तो देखना होता है, ये तो ना देखना होता है उसको आता है या उसको नहीं आता है, उसको वो नहीं, अपने को अपने का देखना है। और वो उसका तरीका यही है कि जब बताया जा रहा है, जब कोई पॉइंट रिकॉल कराया जा रहा है, तो ट्राई टू है ना मेक अ हैबिट कि हाँ जब कोई पॉइंट पहले का पॉइंट वापस डिस्कस हो रहा है ना, और सर बोल रहे हैं बताओ मैंने क्या बताया था, तो पॉज करके पहले खुद याद करके बोलो उसको, ठीक है ना। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पीछे वाले वीडियो में जाके उसको देखो, नहीं तो अपना एक बनाओ कि हाँ भाई डायरी में नोट कर लो कि ये वाला पॉइंट मेरे को पहले वाले वीडियो में देखना है। दैट इज हाउ है ना यू कैन कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन कौन से पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम जो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है और ये है फॉस्फीन। फॉस्फीन इज अ गैस विच हैज टॉक्सिक नेचर एंड फिश लाइक रॉटन स्मेल, रॉटन फिश लाइक स्मेल होती है और टॉक्सिक नेचर की भी होती है। तो NaH2PO2 और PS3 ये हो गया है। अगर आप बोलेंगे सर ये बना कैसे, तो वैसे तो इसका कोई खास है ना जानना नहीं है। इसकी स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -3 है ही है, और इसकी स्टेट निकालोगे तो आएगी +1। -3 और +1 को शामिल करके याद करने का तरीका है 31। ये फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से -3 में गया तो रिडक्शन हुआ, यहां से यहां पर रिडक्शन है और यहां से यहां ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन भी इसी का ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी इसी का हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो कौन डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है इसमें? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज गेटिंग डिस्प्रोपोर्शनेटेड इनटू -3 एंड +1। चार ऑप्शन अगर आते हैं कि फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो आप चार ऑप्शन में अगर आपको 31 याद भी है तो उससे भी काम चल जाएगा। ये अच्छी बात है कंपटीशन की, कई बार हमें ट्रिक से भी काम चल जाता है। हालांकि अगर आपको पूरे कंपाउंड याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो कम से कम 31 होना चाहिए यार। आगे से मैं आपको जब भी पूछूंगा कि बेटा मैंने आपको व्हाइट फॉस्फोरस की कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलोगे सर आपने NaOH के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताई थी और कहा था कि उसमें 1 मोल PH3 बनता है और 3 मोल NaH2PO2 बनता है, ठीक है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। तो अब बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एलोट्रोपी ऑफ सल्फर। सल्फर की एलोट्रोपी के बारे में बात करते हैं। तो इसको बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक इट इज फाइन नाउ। चलो सल्फर की एलोट्रोपी के बारे में बात करते हैं। सल्फर के जो मेन एलोट्रोप्स हैं, हाँ चलो सल्फर के मेन एलोट्रोप्स हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। सल्फर के बेटा हजारों एलोट्रोप हैं, इतने सारे हैं कि हम इसको कभी भी है ना पूरी तरह तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू सी द कन्फाइनमेंट्स ऑफ द कोर्स कि हमारे कोर्स में क्या क्या रखा गया है, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। हमारे को दो जो मेन आइसोटोप डिस्कस दो जो मेन एलोट्रोप डिस्कस करने हैं वो अल्फा एंड बीटा सल्फर है। अल्फा सल्फर बीटा सल्फर के बारे में पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 है, उसको भी एसेट लिखते हैं। सही बात तो ये है कि क्लास में मैं जब पूछता हूँ कि एसेट, जब NCERT देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं हो रखा, एक ही बना रखा है, क्राउन, दोनों क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे समझना, मैं हवा में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एक सल्फर को यहाँ रखो, रख दिया, दो को यहाँ रखो, गिनते रहना कितने सल्फर हैं, 1 और 2 3 हो गए, 2 यहाँ पे रखो 5 हो गए होंगे, 2 यहाँ रखो 7 हो गए होंगे और 1 यहाँ रखो 8। अब इनको सबको एक साथ जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ऐसा सा जो स्ट्रक्चर आ रहा है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना बेटा, ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट क्राउन स्ट्रक्चर ही कहते हैं इसको पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पकर्ड यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग रिंग या पकर्ड रिंग या क्राउन शेप, ये सारे के सारे इसके सिनोनिमस नेम्स हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको क्राउन शेप बोले, आप चाहें तो पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बोले, आप चाहें तो जिगजैग स्ट्रक्चर बोले, डज नॉट मेक मच डिफरेंस। तो ये स्ट्रक्चर है इसका S8 का। यहाँ मैंने लिख दिया क्राउन और इसका भी क्राउन। अगर आप बोलोगे कि क्या सर दोनों का क्राउन, दोनों एक जैसे क्राउन है, तो आंसर इज यस, आइडेंटिकली सेम है ये। अगर आप बोलोगे सर एकदम सेम है, तो फिर इनके नाम अल्फा और बीटा क्यों रख दिया? तो इनका नाम अल्फा बीटा इसलिए रखा क्योंकि यूं समझो कि मुकुट अपने पास है, जैसे आप ईंट सुना होगा आपने, ब्रिक्स जिनसे बिल्डिंग्स बनती हैं, तो दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनकी ईंट सेम है, तो क्या बिल्डिंग भी सेम है? तो आपका जवाब हो रहा होगा नो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि अगले ने कंस्ट्रक्शन कैसा किया, उसका डिजाइन क्या था, उसने कहां पर उसने बेडरूम लिए, कहां पर उसने टॉयलेट लिया, कहां पर क्या लिया, कहां पर, तो उस पर डिपेंड करेगा ना, डिजाइन पर डिपेंड करेगा कि उसने इंजीनियरिंग डिजाइन किस तरीके बनाई है। तो मेरे कहने का मतलब है ब्रिक्स सेम होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग भी सेम हो। अगर आप बोलोगे सर कुछ सही बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्डिंग और ईंट क्या है, तो सुनना, ये उस ईंट की तरह है, लेकिन बिल्डिंग का नाम है अल्फा एंड बीटा। जो पूरा क्रिस्टल है बेटा वो अल्फा है। क्रिस्टल की एक यूनिट जो है
एक सबसे छोटी जो यूनिट है वो है ना S8। तो S8 का बना हुआ है, लेकिन S8 एक एसिड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा ऐसा पैक हो रखा है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अब क्या है बेटा, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं। अगर आप बोलोगे सर उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्थोरोम्बिक और इसका नाम है मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक हो सकता है अभी आपको क्लियर नहीं हो, क्योंकि आपने अभी तक सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है। जैसे ही आप फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक का क्या मतलब है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक अगर आपको समझ में भी आ जाता है, उसके बाद में भी आपको दिमाग में याद रखना है कि हमें ये पॉइंट सर ने याद रखने को ही कहा था। इसमें कोई समझने लायक कोई बात नहीं है कि ऑर्थोरोम्बिक के अंदर डायमेंशन आप अल्फा बीटा गामा एंगल समझ जाओगे, उसकी लेंथ समझ जाओगे तो बहुत बड़ी कोई बात हो जाएगी, कुछ नहीं। फिर भी तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे NaCl है तो NaCl का स्ट्रक्चर होता है FCC। तो FCC तो याद आपको समझ में आने के बाद भी आपको याद करना पड़ता है बेटा कि NaCl का FCC स्ट्रक्चर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अभी से ही दिमाग में रखना है कि यहाँ सर ने कहा था, ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो ट्राई टू रिमेंबर दैट अल्फा सल्फर इज व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑर्थोरोम्बिक, एंड बीटा इज मोनोक्लिनिक। तो बताओ अल्फा और बीटा में क्या सिमिलरिटी है, तो आंसर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है। तो क्या अंतर है, तो आंसर है दोनों का अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। अब अपन पढ़ते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर दोनों का क्राउन आ रहा है, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अब बात आती है 3 डायमेंशन में, जब हमने इसको पैक किया, अरेंज किया, तो ये ऑर्थोरोम्बिक है, वो मोनोक्लिनिक है। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में जो अरेंजमेंट, जो ज्यादा अच्छी पैकिंग है वो है ये वाली, क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक ज्यादा अच्छी पैकिंग है और इस कारण से इसकी डेंसिटी हाई आ रही है, उसकी लो आ रही है। डेंसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है तो सही। डेंसिटी के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ध्यान रखना कि डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज है, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस अंतर ये होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती, डेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर डेंसिटी हाई है, उसकी लो है। डेंसिटी एनसीईआरटी में दे रखी है कि इतनी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए अल्फा बीटा में कौन ज्यादा डेंस है, अल्फा और बीटा कम डेंस है। मेल्टिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा अंतर है। अल्फा जो सल्फर है उसको जब हीट करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं तो अच्छे से पैक्ड हैं, लेकिन साथ में उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी हैं, है ना, क्योंकि सल्फर के पास काफी लोन पेयर, एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं और ऐसे ऐसे 8 सल्फर है तो 16 लोन पेयर हो गए। इतने सारे लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल जब आपस में टाइटली पैक्ड होंगे तो फिर उनमें रिपल्शंस भी होंगे, और इनके कारण ये देखा गया कि जब इसको हीट करते हैं तो पहले मेल्ट डाउन होने लगता है। कौन? अल्फा। तो अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली लो है एज कंपेयर टू बीटा। तो ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। डेंसिटी को देखकर हमें लगा था कि शायद इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा। सही बात, तो ये पहली बार मैंने जब पढ़ा था तो मुझको भी ये लगा था कि शायद अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट ही ज्यादा होगा, लेकिन जब पूरा डिटेल में देखा तो उसकी वैल्यूज के अनुसार पता लग गया कि नो, मेल्टिंग पॉइंट अल्फा का थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू बीटा। अगर आप बोलोगे कि सर आपने इतनी बातें कर ली, अल्फा बीटा के बारे में इतना कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अल्फा बीटा दिखते कैसे हैं, तो वो मैं बता देता हूं कि अल्फा बीटा दिखते कैसे हैं। अल्फा बीटा दोनों ही ऐसे दिखते हैं बेटा। ये देखो 1 2 3 4, एक डब्ल्यू लिखो, एक और डब्ल्यू लिखो, और इन दोनों डब्ल्यू को ऐसे ज्वाइन कर दो। 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6 सल्फर, 7 और ये 8 सल्फर। इस सल्फर के बाद 2 लोन पेयर हैं, जैसे कि बता रहा था हर सल्फर के बाद 2 लोन पेयर हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है। Each sulfur is sp3 hybridized। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन ऑफ कोर्स sp3 ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर आ गया इसका, क्राउन अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन आ गया, डेंसिटी आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। इसका स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, क्राउन कैसा होता है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस, ये कौन सा आ गया, व्हाइट फास्फोरस आ गया। चलो अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन। अभी तक तो मेरे ख्याल से अपन ने स्लाइड नंबर 4 नंबर के स्लाइड में 3 नंबर के स्लाइड में अपन ने 5 पॉइंट देख लिए कि सल्फर क्या क्या है। अब देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। चलो 6ठा पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बताओ सल्फर जो है उसमें एसएस बॉन्ड है, और एसएस बॉन्ड कैसा बॉन्ड है बेटा, नॉन पोलर। इस कारण से सल्फर का कोई भी एलोट्रोप पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगा, एंड दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, क्रॉस एंड क्रॉस मींस इट इज इनसॉल्युबल। बट CH2 में दोनों ही सॉल्युबल होंगे। कुछ लोग मेरे को अब ये बोलते हैं कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि पॉलीमर वाला चीज जो है वो किसी में नहीं खुलता है। तो बेटा अल्फा और बीटा में से कोई पॉलीमर है नहीं। पॉलीमर इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों में 8 की रिंग है।
8 मेंबर की तो रिंग है, और अगर 8 की रिंग है तो कहां से पॉलीमर कहलाएगा? अगर आप बोलोगे सर पॉलीमर किसको कहें, तो उसको कहो जिसमें नंबर इनफाइनाइट जितने हो, मतलब गिन ही नहीं सकते हो, इतने ज्यादा हो। अगर 8 है, 10 है, 15 है, 20 है तो गिन रहे हैं ना बेटा, गिन रहे हैं तो वो फिर पॉलीमर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बोथ एसिड, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, दोनों ही CH2 में अच्छे से घुल जाएंगे। दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाइट फास्फोरस या रेड फास्फोरस। आंसर इज व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस जैसे व्हाइट सल्फर और क्या बोलते हैं अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, दोनों ही सल्फर व्हाइट फास्फोरस की तरह पानी में नहीं घुलते, लेकिन CH2 में दोनों घुल जाते हैं। लेकिन जो फास्फोरस था उसका रेड वाला पार्ट पॉलीमर होने के कारण पानी में और CH2 में किसी में नहीं घुलता था। अब देखते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन मतलब चेंज। जब अल्फा को बीटा में या बीटा को अल्फा में चेंज करना हो तो एनसीईआरटी में लिखा है तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 369 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। हो सकता है डेफिनेशन आ जाए, है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते हैं और कंपटीशन में भी हो सकता है आ जाए कि सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है। ध्यान रखना 369 केल्विन या 95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दोनों बोलो, कोई भी बोलो, एक ही बात है। अगर आप बोलोगे कि सर क्या ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर इज यस, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त है धीरे धीरे कन्वर्ट करना। अगर आपने रैपिडली हीट किया तो हो सकता है कन्वर्ट नहीं हो, स्लोली हीट करोगे तो अल्फा बीटा में श्योरली कन्वर्ट होगा। मुझको जो बहुत खास लगता है, लेकिन एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन मुझको काफी अच्छा लगता है एक पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जैसे होता है ना बेटा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कि वो होने नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो तो होने नहीं चाहिए, लेकिन वो होते हैं। अगर ऐसा पॉइंट कोई है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर के अंदर ऐसा पॉइंट है विस्कोसिटी। जी हाँ, विस्कोसिटी आपने सुना होगा कि विस्कोसिटी लिक्विड्स के अंदर, जैसे लिक्विड की विस्कोसिटी होती है तो वो उनके पार्टिकल के अट्रैक्शन की प्रोपोर्शनल होती है। जितना विस्कस लिक्विड, जितना गाढ़ा लिक्विड होगा, विस्कस लिक्विड का मतलब इसमें पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है। जैसे शहद है या क्या बोलते हैं ग्लिसरीन है या सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में है, ये बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड्स के एग्जांपल्स हैं। जब इनको फ्लो करवाते हैं तो इजीली ये आते नहीं है। जैसे कि अगर बोतल में अपन ने शहद रख रखा है और उसको अपन पोर कर रहे हैं किसी, है ना, दूसरे कंटेनर में, तो इजीली नहीं जाएगा, धीरे धीरे रुकते रुकते जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका अट्रैक्शन क्यों होता है वो एक अलग क्वेश्चन है ना, वो होता है अट्रैक्शन, क्यों होता है वो देखेंगे, लेकिन अट्रैक्शन होता जरूर है। अगर आप बोलेंगे कि सर फिर ये क्या ये प्रॉपर्टी अट्रैक्शन से संबंधित है, बिल्कुल यस, ये अट्रैक्शन से संबंधित है। अब होता क्या बेटा कि अगर आप ऐसे लिक्विड्स को जिनमें विस्कोसिटी हाई है उनको गर्म करोगे ना, तो उनके पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से थोड़े से अलग हो जाएंगे हीट के कारण। टेम्परेचर हाई दोगे तो उनमें अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। बहुत अजीब सी बात देखी गई सल्फर के अंदर कि सल्फर में टेम्परेचर को बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ सकती है इन द टेम्परेचर रेंज 130 टू 200। 130 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सल्फर लिक्विड रहता है और ये लिक्विड की विस्कोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। अगर आप बोलोगे कि सर आपको क्या मालूम कि सल्फर लिक्विड बन जाएगा, तो मुझको सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट मालूम है, वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 पर जो लिक्विड बन गया वो 130 पे तो लिक्विड रहेगा बेटा। अब 130 से 200 पर वो लिक्विड है, लेकिन ऐसा लिक्विड है जिसको गर्म करने से उसकी विस्कोसिटी कम नहीं हो रही, वो और गाढ़ा हो रहा है और, है ना, चिपकने वाला बन रहा है, हाईली विस्कस हो गया है। अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सल्फर की बहुत खास बात ये है कि 130 से 200 के बीच उसकी विस्कोसिटी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती रहती है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दैट दिस पॉइंट कैन समटाइम्स बी अ पार्ट ऑफ एग्जाम्स। ठीक है ना, ये एम्स की जब मैं अलग से बताता था तो मैं बहुत बोलता था कि एम्स के अंदर तो आने के चांसेस नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एम्स नहीं है तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी इस बार, है ना, डाल दिए जाए। तो अब ध्यान रख लीजिएगा कि जो ये सल्फर है, सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 95.5 है, किसी को ये डैश लग रहा होगा तो सोचना मत वैसा। 95.5 है, बीटा में कन्वर्ट हुआ, बीटा 120 पे मेल्ट हो जाता है, 130 से 200 पर उसकी विस्कोसिटी कम होने की बजाय बढ़ी। अब आते हैं अपन कारण पर कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि जो ये सल्फर है वो ऐसा सल्फर है बेटा, ये देखो ये सल्फर है। अब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर 130 दिया तो 130 टेम्परेचर पर इसका ये वाला बॉन्ड टूट गया। जब इसका ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इट कन्वर्टेड इनटू अ बाई रेडिकल, ये बाई रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। जब बॉन्ड टूटता है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया, मतलब ये एक तरह से एकदम खुला हुआ ऐसा कुछ बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है।
अब इसने क्या किया, ये खुली हुई चेन बन गई। अब ये खुली हुई चेन अपने पास वाली चेन, ऐसा पास में भी कोई खुला हुआ होगा तो उसके साथ इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इसका अनपेयर्ड जुड़ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा और ये लंबी चेन बन जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, पार्टिकल्स है ना, हम सोच रहे थे टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, ये दूर नहीं हो रहे, ये पास में आ रहे हैं, बिकॉज ये इसके पास में आ रहा है, बिकॉज इट इज अ डाइरेडिकल नाउ। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पास वाले मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगा ना बेटा, और ऐसे ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल लिंकअप हो गए तो क्या होगी, खूब सारी बड़ी बड़ी चेन्स बन जाएंगी। एक किताब के अंदर मैंने देखा, लिखा हुआ है ना, मेजलर एंड टार किताब का नाम है, जिसमें मैंने लिखा हुआ देखा कि ये देखा गया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई सारे सल्फर, टिपिकली 2 लाख सल्फर के आसपास एक ही चेन में लाइन अप हो जाते हैं। बताओ, जब इतने सारे सल्फर झुंड बना के इकट्ठे हो जाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना बेटा, ये आंसर है इसका। तो क्या ध्यान रखोगे कि 130 से 200 की रेंज में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सल्फर की रिंग्स टूट के सल्फर पार्टिकल्स पास में आके और लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, इस कारण से विस्कोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 200 से ऊपर कर दिया, 200 से ऊपर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अब डिस्ट्रक्शन की रेट कंस्ट्रक्शन से ज्यादा होगी, यानी वो बड़ी बड़ी चेन जो थी 2 लाख की, वो टूटेंगी ज्यादा दर से, ज्यादा रेट से टूटेंगी, हो सकता है जुड़ती भी हो, लेकिन टूटेंगी ज्यादा रेट से तो ओवरऑल डिस्ट्रक्शन होगा। अब पार्टिकल साइज छोटा होगा, पार्टिकल दूर जाएंगे और इस कारण से विस्कोसिटी दोबारा कम हो जाएगी। यानी पहले तो विस्कोसिटी बढ़ी लेकिन अब हो गई कम। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि सल्फर में विस्कोसिटी को लेकर सर ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। मैं आपको लास्ट में समराइज दे रहा हूँ, समरी कर रहा हूं, और वो ये समरी ये है कि सल्फर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है वो एक तो सॉल्बिलिटी है और एक विस्कोसिटी है। सॉल्बिलिटी वाले पॉइंट को रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों सल्फर व्हाइट में नहीं घुलते, दोनों सल्फर पानी में नहीं घुलते, लेकिन दोनों ही सल्फर CH2 वाले सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। बोथ सल्फर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। चलो, so I hope that your section of allotrope is now finished। अब क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। कोशिश करिएगा कि अब जो डीपीपी आपकी है उसमें जो एक डीपीपी मैंने बनाई है जिसके अंदर एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी हैं, वो एम्स के समय की बनी हुई है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ रहे हो या नहीं कर रहे कि हाँ वो तो एम्स के समय थे, नहीं, हमें टेक्निकलिटी हमारे दिमाग में अच्छे से डेवलप होनी चाहिए और उसके लिए वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो उस डीपीपी के अंदर आपको अप टू हाई मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चंस उसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में एक और डीपीपी में दूंगा। अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है वो समझ लीजिएगा। ये कोई कंपाउंड है Al, A मतलब इस पे अटैक हो रहा है, पानी का अटैक हो रहा है, वो A है, और L मतलब लीव, जो लीव कर रहा निकल रहा है वो लीविंग ग्रुप कहलाता है L। तो अटैक हुआ पानी पर, पानी का अटैक हुआ किसी पर। अगर आप बोलेंगे सर पानी का अटैक किसी पर क्यों होगा, तो पानी के पास लोन पेयर होते हैं बेटा। जो पानी के पास लोन पेयर होते हैं, ये पानी के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर मैंने दिखाई रखा ऑलरेडी। तो जो पानी के पास लोन पेयर है, छुटा कर लेते हैं, यस ठीक है, हाँ, जो पानी के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर चाहता है कि ये भी किसी से बॉन्ड बना ले। तो जब बॉन्ड बनाने के लिए A के वैकेंट ऑर्बिटल में आता है तो A जब इससे बॉन्ड बनाने लगेगा तो जो ऑलरेडी A से अटैच था A उसको बाहर फेंकने लगेगा, क्योंकि A इसके साथ और इसके साथ एक साथ कैसे बॉन्ड बना सकता है। तो जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो उसकी जो आवश्यकताएं थी बॉन्ड बनाने की, जिसको वैलेंसी कहते हैं, वो यहाँ से सेटल हो रही है। तो A इस L को मना कर देगा कि भाई हमारा साथ अब यहीं तक था, हमारा बॉन्ड अब पानी के O से बन चुका है ना, अब आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन हर कोई मॉलिक्यूल है ना इतना बढ़िया नहीं होता, हर कोई लिविंग ग्रुप इतना बढ़िया नहीं होता कि अगले ने कहा और जब कहा तब उसको लीव कर दे, बाहर निकल जाए, है ना। इतने अच्छे लिविंग ग्रुप जो है वो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि पाए तो जाते हैं। तो ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, जब भी इसको A का संकेत मिलेगा कि हाँ भी आपको निकलना है, तो ये L जो है अपने इलेक्ट्रॉन और A का भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। A को इतनी तो पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी कि अगर इसको किसी को निकालना है बीच रास्ते में, तो फिर A को कुछ ना कुछ अपना इलेक्ट्रॉन को देकर भी, क्योंकि A को मालूम है कि इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 से ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, तो A को वैसे भी लालच नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो A जैसे ही O से आते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रॉन, L को मना कर देगा। L अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तभी निकलेगा। अगर आप बोले सर अच्छे लिविंग ग्रुप की पहचान क्या है, तो पहचान है या एग्जाम्पल्स हैं हेलाइट्स, जितने भी हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप्स हैं। टिपिकली आयोडीन जो बेस्ट लिविंग ग्रुप कहलाता है, ये ऑर्गेनिक में अच्छी तरह बताया जाएगा आपको। फिलहाल ध्यान रख लीजिएगा, अगर ये
हैलाइड ClBr जैसे ग्रुप हैं तो इजीली लीव कर जाएंगे और लीव करके ये बनेगा L- यहां से उठाएगा H+, ये H+ इस L- के साथ बना लेगा HL, है ना, और A के साथ चिपक गया पीछे से कौन, OH। यानी आप इस बात को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ध्यान सुना, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो पानी का OH चिपका लेगा और जो लिविंग ग्रुप है उससे पानी का H चिपक जाएगा। ये इससे थोड़ा इजी हो जाता है। साथ में एक बात और मैं बताना चाहता हूं जो कि टेक्निकली बहुत ही अच्छी बात है, और वो ये है कि पानी जो होता है ना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल अलग से लिखता हूं यहां पर, वाटर मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में से कुछ नहीं होता। पानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, इसलिए रिएक्शन जो है नॉन रिडॉक्स होगी। ये रिएक्शन होती है नॉन रिडॉक्स। इसका मतलब ये कि जब किसी कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जैसे Al का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, तो मोस्ट रिएक्शंस में, ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर आपको ये दिखेगा कि A और L में से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं, है ना। ये सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि वो उसकी जगह L की जगह कोई OH आ गया, है ना, वो H के साथ L चिपक गया, मतलब एक में से हटा दूसरे में जुड़ा, बिना किसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज नहीं आएगा। PCl3 है तो PCl3 में फास्फोरस की स्टेट क्या है, +3, तो उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें +3 आएगा। इससे क्या होता है, कई बार हमें आंसर याद नहीं भी हो तो काम चल जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ PCl3 का हाइड्रोलाइसिस क्या बनेगा, पहला ऑप्शन H3PO2, दूसरा H3PO3, तीसरा H3PO4, फोर्थ नन। अब अपने को मालूम ही नहीं कि हाइड्रोलाइसिस से कैसे करते रिएक्शन, लेकिन एक बात याद रह गई सर की, सर ने बताया था कि हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, तो उससे निकल आएगा आंसर। PCl3 में फास्फोरस की स्टेट +3 है, वापस +3 H3PO3 में है। अब आप अगर ये बोलते हो कि नहीं सर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद नहीं है, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद नहीं है, हाइड्रोलाइसिस भी याद नहीं है, तो फिर तो भगवान का नाम याद करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो याद होना ही चाहिए फिर तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जो क्लास 11 का है ना सेक्शन है रिडॉक्स वाला, उसमें सिर्फ NCERT के पहले 3-4 पेज जो हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया हुआ है, वो सीखो। बड़े कॉमन सी मॉलिक्यूल की, मैं बहुत बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा, सिंपल जैसे पानी में O की -2 होती है, पानी में H की +1 होती है, जनरली हेलोजेंस की HX वाले कंपाउंड में -1 होती है, तो ऐसे से आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो काम चल जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इस रिएक्शन की खास बात है। तो आप आगे से क्या ध्यान रखोगे कि कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस होने के लिए जरूरी है पहली शर्त कि जिस पर अटैक हो रहा है उस पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन जल्दी हो जाए तो A पर चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, A पर होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव। अगर इस पे पार्शियल प्लस होगा तो पानी का लोम पे जल्दी चिपक जाएगा इसके। तो ये ध्यान रखना कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज रिकमेंडेड दैट the A should have a partial positive charge on it. More the partial positive charge on oxygen, more will be the rate of attack of water on A. सही ना बेटा। तो ये L पर होगा जनरली पार्शियल नेगेटिव, A पर होगा जनरली पार्शियल पॉजिटिव, उससे पानी के अटैक की रेट और बढ़ जाएगी। तो ये हो गया पानी का रिएक्शन इसके साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। इस तरह के मैकेनिज्म को जब ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे तो ये SN2 टाइप मैकेनिज्म रिएक्शन कहलाती है। एक्सक्यूज मी। Thank you. I will also have a sip of water. Thank you. So now we can continue. तो हाइड्रोलाइसिस के बारे में मैंने बता दिया आपको. Let us get further more into the topic. And here it is. We are now having the examples. Example 1 is the set of 3 molecules. CCl4 हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, SiCl4 से क्या बनेगा, SiF4 से क्या बनेगा। SiF4 मैंने कोर्स के बियॉन्ड बोला है, कोर्स के अंदर नहीं है, कोर्स में ये दोनों है, लेकिन ये बहुत ही आसान है बेटा, ये तो देखते होने वाले मॉलिक्यूल है। CCl4 मैं ये बना रहा हूँ C, यहाँ पे Cl 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 एंड Cl, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, चारों खर्च, बचा कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छी बात है लिविंग ग्रुप है इसके पास, लेकिन लिविंग ग्रुप का क्या करे, पानी का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा माइनस यहाँ है, पानी का मॉलिक्यूल डेल्टा पॉजिटिव साइड से अटैक करता है, यहाँ अटैक करने के लिए जब पानी यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन को बोलेगा कि मेरे को तेरे पर अटैक करना है, कार्बन बोलेगा कर, बोलेगा करे तो सही, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, कार्बन बोलेगा बस इतना ही है, खर्च हो गए, अब तो कुछ बचा नहीं,
तो जब कार्बन मना कर देगा कि मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा, तो पानी सीधे सीधे निकल जाएगा, कहीं और चला जाएगा, लेकिन सी पर अटैक नहीं करेगा, जिसका मतलब ये है कि CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज। अगर आप बोलोगे नहीं सर कुछ किताबों में, हाई-फाई किताबों में, फॉरेन ऑथर्स की किताबों में लिखा हुआ है कि CCl4 हाइड्रोलाइसिस होता है, तो बेटा हमारे को उन किताबों से मतलब नहीं है, हमारे को एनसीईआरटी से मतलब है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, ये क्रॉस कर दिया है मैंने, ठीक है ना, ये वाला मैंने क्रॉस कर दिया, क्या हो रहा है, तो ये क्रॉस कर दिया है मैंने, जिसका मतलब ये कि हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है। अगर आप बोलोगे सर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, वो फॉरेन की किताबों क्या है बेटा, वो है एबनॉर्मल कंडीशन। अगर मैंने टेम्परेचर इतना ज्यादा दिया कि ये CCl बॉन्ड ही टूट गया, जब CCl बॉन्ड टूट गया, तो CCl बॉन्ड टूट गया तो जो Cl ने ऑर्बिटल खा रखा था, जो पहले Cl ने ऑर्बिटल पानी कार्बन का है ना ले रखा था, वो फ्री हो जाएगा ना बेटा, वहां पानी अटैक कर देगा। तो टेम्परेचर हाई होने पर रिएक्शन हो जाएगी, टेम्परेचर हाई होगा तो रिएक्शन होगी, लेकिन आपको अपने आप एज्यूम नहीं करना टेम्परेचर हाई। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया, कुछ नहीं दिया, टेम्परेचर हाई लो नहीं दिया, वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है, एग्जाम में नहीं बनता है, हमारे दिमाग में बनता नहीं, ऐसा नहीं दिया हो तो वैसे नहीं दिया हो, तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं दिया हो तो हमारे कोर्स के हिसाब से हमें सोचना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नॉर्मल कंडीशंस पर CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, बस दैट्स इट। तो CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज, है ना, एक्स्ट्रा बात याद करनी है तो ऐसी करना है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस। टेम्परेचर हाई करोगे तो CCl बॉन्ड टूटने के कारण हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, बट वो हमारे कोर्स में रखा नहीं गया है। लेट अस स्टडी दिस नाउ। CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज, याद कर लोगे बेटा, ऐसा ही Cl4 का ये रहा स्ट्रक्चर Si, ये रहा Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। सिलिकॉन कौन से पीरियड का है, थर्ड, ये याद होना चाहिए बेटा, थर्ड पीरियड। अगर ये थर्ड पीरियड का है तो इसके पास 4 ऑर्बिटल में कहानी खत्म नहीं हुई है, 4 ऑर्बिटल S और P तो इसके खर्च हो गए, लेकिन D तो खाली है ना बेटा, और D खाली है तो ये पानी के मॉलिक्यूल का आवाज देके बुलाएगा कि हम यहाँ पर हैं, आ जाओ। तो ये जो खाली ऑर्बिटल है वो पानी के लोम पे को इन्वाइट करेगा, जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल यहाँ आएगा Cl निकलेगा। कितनी बार Cl निकलेंगे बेटा, 4 बार। तो बताओ अटैक किस पर हुआ, Si पर या Cl पर, तो आंसर है Si पर। बताओ Si जिस पर अटैक होता है, जिस मैंने अभी हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताया था, जिसमें अटैक होता है उसमें पानी का क्या चिपकेगा, तो आंसर है OH। तो Si पर पानी का OH चिपक जाएगा, और ये Cl लिविंग ग्रुप पानी का क्या ले जाएगा, H, तो ये बना देगा HCl। कितनी बार HCl बनेंगे, ये देखो 4 Cl दिख रहे हैं, तो ये चारों Cl 4 HCl बना लेंगे, ये बन गए 4 HCl, ये 4 HCl बनेंगे, 4 HCl यहाँ लिख देता हूं क्योंकि ये पेस्ट हो रखी है इमेजेस के ऊपर। तो HCl 4 बन जाएंगे, और ये SiOH का होल 4 बन गया। SiOH का होल 4 तो बोलते हैं सिलिकिक एसिड। सिलिकिक एसिड, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये क्या तरीका हुआ, इसमें है तो OH और आप एसिड बोल रहे हो, तो बेटा P ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड भी जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी P ब्लॉक का ही हाइड्रोक्साइड है, P ब्लॉक है सल्फर, उसका OH तो कंपाउंड है, उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड देखोगे तो सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH तो है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। आप ये कहोगे क्या, ये सर ये OH है तो फिर ये एसिड क्यों, बेस क्यों नहीं है ये, तो ध्यान रखना कि जब आप ऑक्सी एसिड और इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ चुके हो तो P ब्लॉक के बारे में ध्यान रखो। P ब्लॉक के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये रिएक्शन हो गई, सबसे जबरदस्त मेरे को ये रिएक्शन लगती है, लेकिन उससे भी जबरदस्त बात ये है कि हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधे सीधे याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना। मेरे को तो ये लगता है कि सीधे सीधे याद कर लेना चाहिए कि ऐसा ये फोन में कुछ कारणों से ये प्लस ये बनता है। ये सिलिकॉन पर किसका अटैक हुआ, तो आंसर है पानी का अटैक हुआ, तभी तो F की जगह OH आ गए। लेकिन इस वाले पे पानी का अटैक नहीं हो पाया। जिसपे पानी का अटैक हो पाया उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड मॉलिक्यूल, जिसपे नहीं हो पाया उसको बोलते हैं नॉन हाइड्रोलाइज्ड मॉलिक्यूल। यानी इस पर हाइड्रोलाइज हुआ है, इस पर हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है। थोड़े का हाइड्रोलाइज हुआ, थोड़े का नहीं हुआ, तो हाइड्रोलाइसिस कैसा हुआ, पार्शियल या कंप्लीट, तो आंसर है पार्शियल। तो इसको आप याद रखो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इसको याद रखो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसको याद रखो नो हाइड्रोलाइसिस। तो कुल मिला के CCl4, SiCl4, SiF4 में किसका हाइड्रोलाइसिस पार्शियल है, SiF4, किसका नहीं है CCl4, किसका पूरा है तो SiCl4। अब कारण की चर्चा करते हैं कि SiF4 में ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इसको वापस अब छोटा कर देता हूं और अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये रहा SiF4, ये देखो बेटा SiF4 में जब पानी का अटैक हुआ तो बना SiOH का होल 4, और ये जो फ्लोरीन थे इसको अच्छे से देते हैं, चलो, और ये जो फ्लोरीन थे, ये जो फ्लोरीन है इसके, वो फ्लोरीन ने बना लिया S कितने फ्लोरीन, जो फ्लोरीन निकला उसने बना लिया 4HF। सही बेटा, अब 4HF बन गया। अब सुनने ध्यान से, मान लो आपने SiF के 2 मोल लिए थे, अभी SiF4 के कितने मोल की रिएक्शन हुई है, अभी 1 मोल की। मान लो 1 मोल बचा हुआ है, अब क्या होगा मालूम है, जो बचा हुआ SiF4 होगा
उस पर अटैक कर देगा HF से आने वाला F माइनस, क्योंकि F माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, F माइनस के पास भी लोन पेयर और एक नहीं तीन लोन पेयर है, माइनस चार्ज और है। अभी पानी को कंपटीशन देगा, जो पानी इसके ऊपर अटैक कर रहे होंगे थोड़े बहुत करेंगे, लेकिन F माइनस बोलेगा कि मैं भी अब अटैक करूंगा। पानी के पास लाइसेंस है अटैक करने का, तो मेरे पास दो लाइसेंस है। पानी बोलेगा दूसरा कौन सा, बोलेगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये अटैक करेगा इसके ऊपर और बना लेगा ये वाला आयन SiF6 2- आयन। अगर आप बोलोगे सर ये वाली रिएक्शन तो यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी SiCl4 में। SiCl4 में पानी का अटैक हुआ तो SiOH का होल 4 बना और 4 HCl बना, तो अब SiCl4 पर Cl- भी अटैक कर सकता है, लेकिन आंसर है नो। तो कुछ दिनों पहले मैंने ही बताया था कि SiCl6 का 2- एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, शायद मैंने ये वाला जो पॉइंट लिया है वो क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है, CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, SiCl4 का होगा CH मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और SiF4 का होगा PH यानी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। SiCl4 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इसलिए हुआ क्योंकि इस पर सिर्फ पानी अटैक करेगा, Cl- नहीं करेगा, क्योंकि Cl- करेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर F- कर सकता है और F- के अटैक के कारण पानी के मॉलिक्यूल यहां पर अटैक कुछ किए कुछ नहीं किए, कुछ किए और कुछ नहीं किए को कौन सा हाइड्रोलाइसिस कहना चाहिए, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। फिर भी आपको बता रहा हूं कि सब कुछ करने के बाद में लास्ट में तो ये मेरे को बोलना होता है ना कि एग्जाम के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेटा वो CCl4 और SiCl4 का कंपैरिजन है, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए अच्छे ढंग से। चलो एक और पॉइंट पर आता है। नाउ दिस इज अगेन वेरी गुड कंपैरिजन। एग्जांपल 2 कंसिस्ट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स टेकन टुगेदर, वन इज PCl3। PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, तो आप सब जानते हैं PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, तो ये +3 है। चलो हाँ, PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और +3 मेंटेन रखने के लिए इसको बनाना पड़ेगा H3PO3, क्योंकि इसमें भी +3 है। अगर आप बोलोगे सर H3PO3 का नाम क्या है, तो नाम आपको आना चाहिए, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, एक और नाम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फास्फोरस या ऑर्थोफॉस्फोरस कुछ भी कह सकते हो। PCl5 का हाइड्रोलाइसिस दो तरह से हो रहा है, एक तो ये देखो, पहले तो हो रहा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, फिर ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। अगर आप बोलेंगे सर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ, कैसे भी हुआ हो, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है। PCl5 जिसको हटा देते हैं, चलो PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +5 है, तो यहाँ POCl3 बनाया मैंने, बताओ POCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है कि नहीं है, पहले भी +5 थी, यहाँ भी +5 है और यहाँ भी +5 है, यानी मेंटेन्ड है। अगर आप बोलोगे नहीं सर रिएक्शन करके बताओ, तो रिएक्शन तो यूं समझ लो आप कि PCl5 है, पहले इसमें से इसको यूं समझ लो P है, यहाँ पर Cl और Cl है और यहाँ पर 3 Cl है, यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH और यहाँ पर HOH। मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बताकर मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि कैसे आप कर लो। और यहाँ पर 3 Cl, पहले तो 3 OH ऐसे कर लो आप, हाँ पहले तो इसको ऐसे लिख दो PCl3 और यहाँ पर OH और OH। कितने Cl हटा दिए बेटा, 2 Cl हटा दिए, 2 OH लेकर आ गए, यहाँ से वाटर निकाल दो तो आपको मिल जाएगा P≡O और यहाँ पे Cl3, ये POCl3 है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 अगर आपको ध्यान है तो प्रोडक्ट अपने आप बना लोगे। POCl3 का स्ट्रक्चर ये रहा, P≡O Cl बताओ इसमें लिविंग ग्रुप अभी है या नहीं है, तो आंसर है तो HCl, HOH से और निकल जाएगा, HOH से और निकल जाएगा, ये भी HOH से निकल जाएगा। बताओ अब कितने OH आ जाएंगे, तो 3 OH आएंगे, 3 OH और डबल बॉन्ड आते ही बन गया H3PO4 जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो while PCl3 hydrolyzed to give phosphorus acid, PCl5 initially give POCl3 and on complete hydrolysis gives H3PO4, it is called CHP। CHP का फुल फॉर्म बेटा अपने मन ही मन बोलो, आंसर है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। बहुत अजीब सी बात, SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं है, SF6 पानी नो रिएक्शन। मैं जब पूछता हूं क्लास में तो बड़े अजीब से आंसर आते हैं कि सल्फर के पास वैकेंट खत्म हो गया है ही नहीं वैकेंट। अरे मजाक हो गया क्या, सल्फर के पास वैकेंट कैसे नहीं है, सल्फर कौन से पीरियड का है, 3rd पीरियड में डी होते हैं 5,
तो क्या इसके पास 5 वैकेंटी है या नहीं है? तो लोग बोलते हैं हाँ सर याद आ गया वैकेंटी 5 है, तो 5 नहीं है, इसके पास 3 है। अगर आप बोलोगे 3 कैसे है, तो इसका बॉन्ड कितने बना रहा है? ये 6 का हाइब्रिडेशन D2sp3, तो D2sp3 में 2 D तो खर्च हो गए ना बेटा, और 5 में से 2 खर्च होते हैं, तो बेटा सिंपल सी बात है 3 बचते हैं। तो 3 वैकेंटी इसके पास पड़े, पानी का अटैक वैकेंटी पे हो सकता है क्या? तो आंसर हो सकता है, 3 तो पड़े ना, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो ये कमाल की बात है। ये मुझको भी बड़ा अचंभा हुआ था पहली बार जब मैंने देखा कि SF6 का हाइड्रोलाइसिस किताबों में दे रखा है, नहीं होता है, तो मुझको थोड़ा अचंभा हुआ। फिर बाद में उसमें लिखा गया कि सल्फर पहले से 6 बॉन्ड बना चुका है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि इतनी जगह नहीं, सल्फर का साइज बड़ा है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, और जितना ही बड़ा है उसको घेर लिया गया 6 फ्लोरीन द्वारा। सल्फर, ये सल्फर मान लो इतना है, अब इसको 6 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 सब जगह से फ्लोरीन ने घेर लिया है। अब इसके पास ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसा होता है, 4 तो एक प्लेन में घेरते हैं, ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड है, यानी कि सब तरफ से आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह सल्फर फ्लोरीन ही फ्लोरीन है, जगह ही नहीं बची पानी के अटैक के लिए। अब जब पानी अटैक ही नहीं करेगा सल्फर पर, तो लिविंग ग्रुप हटेगा कैसे? तो इसका मतलब यह है कि पहला अटैक होना चाहिए पानी का, पानी के अटैक के लिए जगह ही नहीं बची, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। अगर आप बोलोगे सर ये यहां पर कैसे हो गई, तो बेटा इसका साइज, ये जो ऐसी है, इसका साइज सल्फर से बड़ा है, सल्फर छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है तो इसके पास आसपास का एरिया ज्यादा होगा, फ्लोरीन उतने की उतना ही है, तो जब फ्लोरीन उतने की उतनी है तो बीच में जगह ज्यादा मिलेगी ना बेटा, उस जगह पर पानी कम मिल जाएगा अटैक करने की जगह। इसका मतलब ये हुआ SeF6 का हाइड्रोलाइसिस होता है नॉर्मल, जो जैसा दूसरों का हाइड्रोलाइसिस होता है वैसे इसका फ्लोरीन हटके पानी का वो चला जाएगा, लेकिन सल्फर में ये नहीं होगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इनमें से कौन से कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता? PCl3, PCl5, SF6, SeF6, आंसर इज SF6 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते नोट्स में एक क्वेश्चन डेवलप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोलाइज? PCl3 पहला ऑप्शन, PCl5, SF6, SeF6, आंसर SF6 रख देना, रीजन लिख देना, सिंपल स्टेरिक हिंड्रेंस। अपनी स्टडीज को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको ये नहीं रहना चाहिए कि हमें इतना सारा याद रखना है। नो, सिंपल थिंग्स है ना होंगी और वही रिपीट होती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हर लेक्चर में मैं 10 नई बातें बताऊंगा, मैं जो शुरू के लेक्चर में 10 बातें बताऊंगा उन्हीं बातों को मैं कहीं ना कहीं रिपीट भी करता रहूंगा। चलो, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स। नाउ दीज आर ग्रुप 15 ट्राइक्लोराइड्स। ये ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स हैं। ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये है सारे के सारे। इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा वो देखेंगे अपन। लेकिन एक बात देखो बेटा, मैंने आपको एक बात समझाई कि हाइड्रोलाइसिस में वैकेंट ऑर्बिटल क्या 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 रोल है वगैरह सब कुछ। एक बात मेरे को समझानी थी और वो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जिनमें आयनिक नेचर ज्यादा होती है ना, उनका हाइड्रेशन होता है, पानी उन पे अटैक करता है लेकिन उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। जैसे NaCl है, NaCl के लिए जो सही वर्ड है मालूम है क्या है? हाइड्रेशन। एक बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ आपको, NaCl का हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी का टूट के इसके साथ रिएक्शन करना। बेटा पानी अगर इसके टूट के पानी का H+ और OH- टूट जाए और OH- यहाँ चला जाए, H+ यहाँ चला जाए, तो ये बन जाएगा NaOH और एक बन जाएगा HCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों आपस में साथ में कभी रह ही नहीं सकते, बिकॉज एक एसिड एक बेस हो साथ में रिएक्शन कर जाएंगे। आपने सुने होगा कभी ना कभी एसिड को बेस पसंद है, अब वो आपने कुछ और सुना होगा, लेकिन वो मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि एसिड और बेस जब आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिएक्शन करके कुछ और बना लेंगे प्रोडक्ट, और वो होगा सॉल्ट, यानी सॉल्ट NaCl वापस ये बन जाएगा, यानी पानी के साथ ही रिएक्शन करेंगे ही नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, हमने तो देखा है NaCl में पानी डालते ही घुल जाता है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, घुलने का मना नहीं कर रहा हूँ, घुल जाता है लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता है, यानी पानी टूट के रिएक्शन नहीं करता है। पानी घुलने का मतलब, पानी में घुलने का मतलब तो ये है Na+ को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ऐसे ऐसे पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। इस तरह के पानी के मॉलिक्यूल से घिरने वाले आयंस के मैकेनिज्म को बोलते हैं हाइड्रेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाइड्रेशन। तो NaCl पानी में क्या करता है बेटा? हाइड्रेशन करता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड जनरली हाइड्रेशन पसंद करते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, तो यहाँ पर जो सेंटर एटम उसका साइज बढ़ रहा है। जब बड़ा सेंटर एटम जब बड़ा होता है तो आगे फजान शक्ल में बताऊंगा कि वो कंपाउंड मोर आयनिक होगा। और मोर आयनिक वाले, जैसे आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस मुश्किल था,
वैसे ही वैसे इसका हाइड्रोलाइसिस मुश्किल है और इस कारण से इसका हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होता है। देखो पार्शियल कैसे, यहाँ पर 3 Cl है, अभी भी इसमें Cl बचा हुआ है, यहाँ 3 Cl है, अभी भी Cl बचा हुआ है। इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जो मैंने लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो आप ये ध्यान रखना, वैसे एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है, लेकिन जस्ट ये रिएक्शन प्रैक्टिकल लैब एनालिसिस वगैरह के अंदर जो कैटायन एनायन रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर ही रिएक्शन ये वाली काम की लास्ट की जो 2 रिएक्शंस हैं, अगर अपन वो देखें, हाँ ये दोनों देखें तो ये दोनों रिएक्शन, हाँ ये दोनों रिएक्शन जो है अपने को वहां पर एनायन कैटायन के एनालिसिस में काम आती है। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स में नीचे वाले 3 में मोर आयोनिक है तो ये ठीक है, कोवेलेंट ही है, लेकिन इनकी तुलना में ज्यादा आयनिक है और इनका हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होता है कंप्लीट, तो आंसर इज पार्शियल। Cl बच जाता है, हालांकि 3 में से एक ही बचता है लेकिन बच जाता है, इससे इस SbOCl BiOCl और दोनों की दोनों जो होते हैं वो होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। यहां मैंने लिख दिया है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड्स में नीचे 2 को एकदम अलग रखो, या तो इनको याद ही मत करो या फिर याद करो तो इतना याद करो कि ये अलग है। अब बात आती है NCl3 की। NCl3 के लिए मैंने लिखा है स्लो एंड नेग्लिजिबल। NCl3 इज लाइक दिस, N Cl Cl एंड Cl, ठीक है ना। N और Cl में स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, अगर Cl स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और N की En कम है तो पार्शियल प्लस माइनस आएगा। लेकिन अब बात यह है बेटा कि N पर लोन पेयर है लेकिन N पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब N पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पानी का अटैक N पर होगा क्या, तो आंसर इज नो। पानी का अटैक N पर नहीं होगा, पानी का अटैक वहां होगा जब वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल Cl के पास होता है तो पानी का अल्टीमेटली अटैक होगा यहां पर। अगर आप बोलोगे सर पानी का अटैक यहां होगा तो फिर Cl के साथ क्या चिपकेगा, पानी का H चिपकेगा या OH, जहां अटैक हुआ वहां चिपकेगा OH। तो कुल मिलाकर बॉन्ड ऐसे तोड़ो, ऐसे बॉन्ड तोड़ो, N Cl 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 लोन पेयर, और इसका बॉन्ड तोड़ो ऐसे, यहां पर पानी का OH चिपकाओ और यहां H। अगर ऐसा 3 बार कराओगे तो ये 3 बार जब बॉन्ड टूटेगा तो N के साथ पानी के कितने H चिपक जाएंगे, 3 H चिपक जाएंगे और Cl के साथ OH। तो बताओ वो क्या बनना चाहता है, NCl3 के साथ अमोनिया और 3HOCl, सही है कि नहीं बेटा। तो NCl3 में पानी का जो H है वो H यहां चिपकेगा, ध्यान रखना बेटा, H यहां चिपकेगा और यहां पर आएगा पानी का OH वाला पार्ट। तो कुल मिलाकर NCl3 का हाइड्रोलाइसिस होगा लेकिन स्लो होगा। अगर आप बोलो सर ये आपने स्लो एंड नेग्लिजिबल क्यों लिखा, आप खुद सोचो बेटा, पानी के ऊपर है यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी ये डेल्टा माइनस, व्हाई शुड डेल्टा माइनस कम नियर डेल्टा माइनस। सेकंड रीजन, पानी के पास लोन पेयर है, Cl के पास भी लोन पेयर है, लोन पे रिपल्शन के रहते पानी का अटैक और मुश्किल हो जाएगा। तीसरा कारण, N अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पर Cl N को बोल रहा है लीव करने को। मैंने स्टार्टिंग में जब हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करवाया तब मैंने कहा Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब मैं अचानक बोल रहा हूँ N निकलेगा, तो N तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना बेटा, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो एंड नेग्लिजिबल होगी। तो क्या ध्यान रखना है, NCl3 का हाइड्रोलाइसिस होता है लेकिन स्लो एंड नेग्लिजिबल होता है और साथ में अमोनिया और HOCl बनता है। NCl3 के बारे में एक बात बता दूं बेटा, NCl3 NBr3 और Ni3 ये बहुत डेंजरस कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोलाइसिस तो इनका हो गया या नहीं हुआ जो भी है, लेकिन NCl3 NBr ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर की बात है। NCERT में एक पॉइंट लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको, अदरवाइज जरूरत नहीं है। NCl3 NBr3 Ni3 आर डेंजरसली एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स, जिनमें NBr3 Ni3 तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, इनको बनाते ही नहीं है, माइक्रोग्राम क्वांटिटी में बनाने पर भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। जबकि NCl3 इनके रिलेटिव उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं है लेकिन इसकी भी एक्सप्लोसिवनेस होती है। तो NCl3 NBr3 Ni3 आर एक्सप्लोसिव कंपाउंड, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे सर आप जो पढ़ा रहे हो अभी उससे इसका क्या कनेक्शन है, तो आंसर है कुछ भी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा बात बतानी थी, सो मैंने बता दिया आपको। PCl3 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, इसका हाइड्रोलाइसिस का ये बनेगा। और आर्सेनिक वाले में भी सिंपल सी बात है, आर्सेनिक पर पानी का अटैक होगा तो पानी का OH यहाँ चिपकेगा, यहाँ पे Cl, तो ये ASOH होल थ्राइस प्लस HCl, यहाँ भी HCl निकलेगा और यहाँ भी HCl, दोनों में HCl। अगर आप बोलोगे सर HCl बन के हमको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, व्हाइट फ्यूम्स। इसका मतलब ये हो गया कि PCl3 या AlCl3 अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स देंगे, ये बात ध्यान रखना। जहां भी HCl पानी के साथ रिएक्शन करने पर HCl निकल रहा है तो थोड़ी बहुत व्हाइट फ्यूम्स आपको महसूस होंगी। व्हाइट फ्यूम्स किसकी महसूस होंगी, आंसर है HCl की महसूस होंगी। ग्रुप 15 को रिवाइज करें एक बार। NCl3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है तो स्लो एंड नेग्लिजिबल करना है। PCl3 ASCl3 का करना है। PCl3 ASCl3 दोनों में सिमिलर रिएक्शन है।
PCl3 में P से H3PO3 सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, HCl निकल जाएगा व्हाइट फ्यूम्स। AsCl3 में आर्सेनिक के पास 3 OH आ जाएंगे, Cl निकल जाएगा HCl के फॉर्म में व्हाइट फ्यूम्स। बाकी दो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होगा बिकॉज उनमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है इस कारण से। चलो आज के लिए सफिशिएंट है इतना। तो वी हैव डन द टॉपिक ऑफ हाइड्रोलाइसिस एज वेल। हाइड्रोलाइसिस भी मैंने करवा दिया है। एक बीच में एक सिलिकेट्स जब मैं पढ़ा रहा था तो अभी उसको अलग से कर लेते हैं। चलो